हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करेंगे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में। तो ब्लूम ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को तीन भागों में विभाजित किया है, उनके बारे में हम जानते हैं। पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य जो आपके संज्ञान में है ना, जो चीज़ें आपके संज्ञान में हैं, आप कॉग्निटिव भी इसको कह सकते हैं। जो आपने ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य जो बताए हैं उनको 6 भागों में बांटा है, जो उद्देश्य आपके संज्ञान में रहते हैं, जिसमें पहला क्या है, ज्ञान है। और ये 6 ही हैं, फिक्स हैं, ठीक है, और इनका सीक्वेंस भी फिक्स है, तो उसको ऊपर नीचे मत करिएगा। ज्ञान ज्ञान के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं उनके अभिज्ञान और प्रत्यास्मरण के व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है। जो चीज़ें आपकी मेमोरी में रहती हैं, है ना, जो चीज़ें आपने रटी हुई होती हैं, जो चीज़ें आपके संज्ञान में रहती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। बोध क्या होता है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है, भाई आप अगर पहले स्टेप को पार कर चुके हैं, आपको नॉलेज है चीज़ों का, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं मेमोराइज्ड, ठीक है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, बोध, अंडरस्टैंडिंग। अब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक, अनुवाद, उल्लेख करना, व्याख्या से संबंधित जो व्यवहार हैं वो आएंगे। उसके बाद ज्ञान भी हो गया और बोध भी हो गया। अगर आपने इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, तब आप तीसरे स्टेप पर आएंगे, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सारे स्टेप्स पार कर लिए हो, अगर ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली अनुप्रयोग पर आ जाएंगे। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन दोनों को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अनुप्रयोग में आपके ऐसे व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है जिनके माध्यम से नवीन परिस्थितियों में ज्ञान और बोध के द्वारा मानसिक रूप से जो संचित विषय सामग्री है उसका प्रयोग कर सके। भाई आपने 1 2 3 4 पढ़ा, ठीक है, आपको टेबल वेबल रटा दी गई, आपको सारी चीज़ें आती हैं, ये आपकी मेमोरी में है, ये आपके संज्ञान में है, ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ये जोड़ कैसे हो रहा है, घटाना कैसे हो रहा है, आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर है। अब आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा या आपके सामने अचानक से कोई क्वेश्चन आया, ठीक, तो आपने जो चीज़ें आपको पता हैं, जो चीज़ें आपकी मेमोरी में है, जो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उनके द्वारा आपने क्या किया, उस नवीन परिस्थिति को सॉल्व किया, ठीक। तो आपने क्या किया, उन चीज़ों को प्रयोग किया। तो इसके अंतर्गत जो विधियां हैं, जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको आप नवीन परिस्थितियों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, आपको पता है, ठीक है, तभी आप क्या करते हैं, कई बार आप जैसे बड़े हैं तो आप, जो आपका छोटे भाई बहन है, आपने देखा कि वो किसी क्वेश्चन में फंस रहा है, आप देखते हैं उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। या फिर आपके सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो आपने जो अपना प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पर आप उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो वो एप्लीकेशन आप प्रयोग कर रहे हैं नवीन परिस्थिति में। विश्लेषण क्या होता है, एनालिसिस करना। जब विद्यार्थियों में अनुप्रयोग उद्देश्य तक व्यवहारों में निपुणता आ जाती है, आप 3 स्टेप पार कर चुके होते हैं, तब जो व्यापक तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, जितनी जानकारी आपको है, आप उनको एनालिसिस कर पाते हैं। उसके आधार पर आप अंतःक्रिया और व्यवस्था कर पाते हैं सिद्धांतों की, कब कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़रूरी है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर ज़रूरी है, उसका एनालिसिस आप कर लेते हैं और ये चीज़ें आपके व्यवहार में आ जाती हैं। संश्लेषण क्या है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्लेषण तक के जो उद्देश्य हैं उनमें निपुणता प्राप्त करनी आवश्यक है। और उद्देश्य जो हैं वो विद्यार्थी के जो फैक्ट्स हैं, जो तत्व हैं और जो अंग हैं, उनको जोड़कर एक पूर्ण ढांचा बना देता है। इससे क्या होता है कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए मौलिक संप्रेषण का सृजन करते हैं, कार्य को पूरा करने हेतु एक अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, ज्ञान भी हो गया, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, एप्लीकेशन भी हो गई, आपको एनालिसिस करना भी आ गया, ठीक। तो फिर आप क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लेते हैं, जो अमूर्त संबंध है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, आप वो भी ढूंढ लेते हैं और ये सारी चीज़ें भी आपके व्यवहार में आ जाती हैं। और लास्ट क्या है, मूल्यांकन। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप संश्लेषण तक के जो उद्देश्य हैं, सिंथेसिस तक के, वो सारे उद्देश्य आपने पार कर लिए होंगे। और इस उद्देश्य में किसी कार्य को करने के लिए वस्तुओं और प्रविधियों की उपयोगिता और उपादेयता के बारे में निर्णय लिया जाता है कि आपने जो कार्य किया है या किसी कार्य को करने के लिए जो उसकी उपयोगिता क्या है, उपादेयता क्या है, उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। दूसरा है आपका भावात्मक उद्देश्य। इसको क्रॉथवोल ने 6 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, आग्रहण करना। आग्रहण करना मतलब
रिसीविंग। इस प्रकार के व्यवहार में जो विद्यार्थी हैं वो किसी उद्दीपन को मूर्ख भाव से ग्रहण करते हैं, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक, इसके पश्चात ग्रहण की प्रक्रिया को विभिन्न भाव भंगिमा के द्वारा प्रकट करते हैं। जिस प्रकार जो शिक्षक है, शिक्षक द्वारा भाषण देते समय जो उत्पन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार शिक्षक को सामने देखकर सबसे पहले विद्यार्थी मूर्ख भाव से भाषण ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि अगर आप तैयार ही नहीं है रिसीव करने के लिए तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद विभिन्न प्रकार से भाव प्रकट करके आप भाषण को ग्रहण करते हैं और अपनी क्रियाशीलता का परिचय देते हैं कि हाँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आप मेरी बात को ग्रहण कर रहे हैं। अनुक्रिया, जब आपने आग्रह कर लिया, ठीक, आग्रहण कर लिया, रिसीव कर लिया, तो उसके बाद बाह्य रूप से आप क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो उद्दीपन के दृष्टिगोचर होने के बाद आप आग्रह पर स्वयं ही क्रिया करते हैं। इस प्रकार की अनुक्रिया में विद्यार्थी को संतोष प्राप्त होता है या उद्देश्य प्रश्न पूछने पर विद्यार्थियों द्वारा उत्तर देते समय परिलक्षित होता है। जितनी चीज़ें आपने रिसीव कर ली उनके प्रति आप अनुक्रिया करेंगे। ठीक, अब वो अनुक्रिया करेंगे तो आप में सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, आप और जो उसका उद्देश्य होगा वो भाई आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ें हैं तो आपके उत्तर देते समय या प्रश्न पूछते समय वो सारी चीज़ें परिलक्षित हो जाएंगी। अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, इस उद्देश्य में विद्यार्थियों के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु, ये जो गुण लिखा है यहाँ पर गुण कर लीजिएगा, गुण, घटना, व्यवहार की श्रेष्ठता में स्वयं ही भाव व्यक्त करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो मूल्य हैं, है ना, जितनी चीज़ें हैं उनको आप स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद आप उनको वरीयता देते हैं। कौन सी चीज़ प्रायोरिटी में देते हैं, कौन सी चीज़ आपको ऊपर रखनी है, कौन सी चीज़ आपको नीचे रखनी है। अगर इप्सेप्टिव मापन आपने पढ़ा था, इप्सेप्टिव, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बाध्य चयनित प्रश्न आप सेलेक्ट करते हैं और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस जो है वो सेट करते हैं, वो चीज़ हो गई। उसके बाद है अवधारणा। जब आपने मूल्य बना लिए, मूल्य स्वीकार कर लिए, मूल्य को वरीयता क्रम प्रदान कर दिया, तो उनके बीच में एनालिसिस करके उनके बीच की भिन्नता और संबंध ज्ञात कर लेते हैं। इन व्यवहारों के पश्चात आप विषय में धारणा बना लेते हैं। जब आपने एनालिसिस कर लिया कौन से मूल्य अच्छे हैं, कौन से मूल्य ज़रूरी हैं, क्या संबंध है, क्या भिन्नता है, जब सारी चीज़ों में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थापन। ठीक, अब आप उनको एकबद्ध करने की कोशिश करेंगे। जो भी उनके बीच में भिन्नता थी, संबंध थी, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और एक आंतरिक सामंजस्य करके आप एक मूल पद्धति बनाएंगे। और चरित्रीकरण में क्या होगा, जहाँ पर आपको वो व्यवहार, वो शैली, वो मूल्य प्रदर्शित करना होगा, वो आप प्रदर्शित करेंगे और अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद क्या है, कौशलात्मक उद्देश्य। ये सिम्पसन ने दिए हैं। इन्होंने क्रियात्मक उद्देश्यों को अलग भागों में बांटा है, निम्नलिखित भागों में। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, जो वस्तुओं और घटनाओं के प्रति जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जागरूक होने की प्रक्रिया है। हम शैक्षणिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी जो वस्तुएं और घटनाएं हैं उनके प्रति आपकी ज्ञानेंद्रियां जागरूक नहीं होंगी तो आप शैक्षणिक उद्देश्यों को कैसे फुलफिल करेंगे, जो एम्स, जो ऑब्जेक्टिव्स, उनको किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर इंटरेस्ट हो, आपके अंदर मोटिवेशन हो चीज़ों के बारे में जानने का, और जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हों वो क्या हों, जागरूक हों। समायोजन, किसी विशिष्ट अनुभव या क्रिया में भाग लेने से पहले आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से तैयार होना, ताकि जो परिलक्षित उद्देश्य हैं उनका समायोजन हो सके। निर्देशित अनुक्रिया, इस उद्देश्य की प्राप्ति में जो विद्यार्थियों की मांसपेशियां हैं वो क्रियाशील होती हैं, परंतु विद्यार्थी इन क्रियाओं को निर्देशक की आज्ञा के अनुसार करते हैं। यानी जिस प्रकार का उद्दीपन प्रस्तुतिकरण करने को कहा जाता है, विद्यार्थी उस विशेष प्रकार की अनुक्रिया करता है। जिस तरीके का हमने आपको निर्देश दिया उस तरीके की आपने अनुक्रिया की। यंत्रीकरण क्या है, निर्देशित अनुक्रिया के माध्यम से की गई क्रियाओं को विद्यार्थियों के द्वारा एक रूप तथा संबंधित करने के पश्चात जो उनकी अनुक्रिया है वो क्या हो जाती है, यंत्रवत हो जाती है। ठीक है, यंत्रवत चीज़ें हो जाने के बाद आप सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग
जो आपने अभ्यास किया है उस तरीके से आप करने लगते हैं। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, जटिल कार्यों को पूरा करने से संबंधित जो व्यवहार होते हैं उनको क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कठिन काम को कम समय में सफलतापूर्वक करने की जो क्षमता है वो जब आपके अंतर्गत आ जाती है तो वो क्या है, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया कहलाती है। तो ये क्या है, ये आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं जो किसने दिए हैं, ब्लूम ने दिए हैं। इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक, तो ये 3 हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका इसी के साथ शायद आपका ये जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, मूल्यांकन के उद्देश्य या मूल्यांकन के पक्ष कौन कौन से हैं, क्या कौन कौन से इसके जो एस्पेक्ट हैं और उनको ब्लूम ने किन अलग अलग भागों में बांटा है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा जो चीज़ें हैं वो इसमें बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे ब्लूम ने जो 6 भागों में डिवाइड किया है वो फिक्स है। नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है। इसके बाद क्रॉथवेल ने भावात्मक उद्देश्य दिए हैं, वो भी फिक्स हैं। सबसे पहले आप आग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, फिर अनुमूल्यन होगा, वैल्यूइंग होगी, फिर आपके दिमाग में कंसेप्ट डेवलप होगा जिसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे और लास्ट में क्या है, कैरेक्टराइजेशन, चरित्रीकरण। जो कौशलात्मक उद्देश्य हैं, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किसने दिए हैं, सिम्पसन ने दिए हैं। वो भी हैं 5। प्रत्यक्षीकरण करेंगे, समायोजन करेंगे, पहले परसेप्शन करेंगे, फिर एडजस्टमेंट होगा, फिर निर्देशित अनुक्रिया होगी, उसके बाद यंत्रीकरण होगा और लास्ट 5वां क्या है, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे और कोशिश करेंगे कि इसके नोट्स आपको इंग्लिश में मिल जाएं। थैंक यू।